आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड। पिछला वाला आपने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, अब हम इनकम मेथड। तो उसमें भी हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो यहाँ भी हम पहले ऑल द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइसेस आर आइडेंटिफाई। इसकी प्राइस का जो हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीन सेक्टर में इसको भी हम भी डिवाइड कर लेंगे। ये तीन सेक्टर का इनकम की हमें इनकम मेथड के द्वारा निकालना है। अब इनकम कैसी इनकम, तो यहाँ पर इनकम यानी कि फैक्टर इनकम की बात कर रहा है, जिसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम में आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, जो हमें इनकम मिल रही है। आप सर्कुलर फ्लो में भी पढ़े थे कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब क्या थी, हमारी ये इनकम है। और हमारी सर्विस क्या थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो हमारे था, ये एंटरप्रेनर, ये सब हमारे फैक्टर सर्विस था। इसके बदले में जैसे आपने देखा कि हाउस होल्ड ने जब फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर दिया, तो उसके बदले में फर्म ने क्या दिया, उसके फर्म ने उन्होंने रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। तो ये जो इनकम हुई उसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो इसका एस्टिमेट निकाल लेंगे और वो फैक्टर इनकम हम तीनों सेक्टर से लेंगे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से भी लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर से भी लेंगे और टेरिटरी सेक्टर से भी लेंगे। तीनों सेक्टर के जो प्रोड्यूसर है, जो भी इसको इनकम के रूप में जो पेमेंट पे कर रहे हैं, उसी की वैल्यू को लेकर हम ऐड करते हैं। लेकिन अब अंदर ये है कि जो हम फैक्टर इनकम को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इसके रूप में पढ़ रहे थे, उसी का कुछ नया नाम दे दिया गया है इस इनकम मेथड में, जिसको हम वेजेस को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं, और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जो है हम ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानते हैं। इस इनकम मेथड में काम वही करेगा, जो वेजेस का काम है वही वेजेस यहां भी काम करेगा, जो रेंट का काम वहां पे था, इंटरेस्ट का काम था, प्रॉफिट का था, वही काम यहां भी करेगा। बट उसका एक नया नाम दे दिया गया, सीओई जिसको कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये आपके वेजेस का नया नाम हो गया, और ऑपरेटिंग सरप्लस आपका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का नाम दे दिया गया। तीसरा जो इनकम इस इनकम मेथड में बात की गई है, वो कहते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने लिए खुद वो बिजनेस दे रहा। जैसे एग्जांपल में कहें कि अगर एक परचून की दुकान है, तो वो व्यक्ति अपनी दुकान खोलने जाता तो उसकी खुद का वो मकान है, उसके लिए कोई रेंट नहीं देता है, वो खुद ही एज ए लेबर के रूप में अपना घर गया, दुकान खोला, साफ सफाई किया, तो एज ए लेबर के रूप में भी काम किया। अपनी पूंजी भी उसने खुद लगाई, किसी से लिया नहीं, ना बैंक से लिया ना किसी व्यक्ति से लिया, तो वो खुद की कैपिटल है और खुद का ही दिमाग है कि हम दुकान खोलेंगे, मैनेज करेंगे सारी चीजें, तो वो एंटरप्रेन्योर भी वही है। तो जो चारों चीज उसकी खुद की है, उसने किसी को ना रेंट उसके लिए, वो उसका खुद की दुकान है, उसने किसी को ना वेजेस दिया क्योंकि वो लेबर के रूप में भी खुद ही अपने काम कर रहा है, पूंजी भी अपनी खुद लगाई है और दिमाग भी अपना खुद लगाया, मैनेज भी खुद कर रहा है। तो ऐसे भी ये भी तो एक इनकम हुआ, क्योंकि वो अपने आप को स्वरोजगार दिया, अपने रोजगार खुद किया, अपने को खुद बिजनेस दे रहा है। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये तीनों चीज को हम जोड़ देंगे, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें आपका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है, और तीसरा जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इनकम जो है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने आप खुद ही सब कुछ उसी का है, वो भी इनकम को हम इनकम की कैटेगरी में मानते हैं। और इस तीनों इनकम को हम जोड़ेंगे, इसी को हम इस इनकम मेथड को मानते हैं, और हमारा जीडीपी और एनडीपी निकल के आएगा। अब देखिए, अब जब हम कन्वर्सेशन करते हैं नेट फैक्टर इनकम, जब हम एनएनपीएफसी निकालेंगे, एनडीपीएफसी तो निकाल लिया आपने, इस मेथड से तीनों की वैल्यू को जोड़ दिया, चाहे प्राइमरी सेक्टर का हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर का हो, चाहे टेरिटरी सेक्टर का, तीनों को आपने ऐड कर लिया तो आपका एनडीपीएफसी निकल आया। लेकिन जब आपको एनएनपी निकालना होगा तो वही कन्वर्सेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या था, उसमें हम सीधे सीधे एनएफआईओ को ऐड कर देते हैं, तो हमारा एनडीपीएफसी यानी कि एनएनपीएफसी निकल आएगा। एनडीपीएफसी में अगर हम एनएफआईओ ऐड कर देंगे तो हमारा एनएनपीएफसी निकल आएगा। कुछ प्रिकॉशन आपको लेने हैं इसमें भी, जैसे आपने वैल्यू एडेड में लिया प्रिकॉशन, इसी तरह इसमें भी लेना है। ट्रांसफर पेमेंट किसी भी कीमत पे इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनकम मेथड में भी हम ट्रांसफर पेमेंट को, जो गिफ्ट में मिला हुआ चीज है, जो जैसे आपका ओल्ड पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, डोनेशन है, ये सारे, स्कॉलरशिप है,
अब ओल्ड एज पेंशन इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि ऑलरेडी एक बार इसको इनकम में काउंट किया जा सका है। अगर वो पेंशन है तो आप ही का कटा हुआ पैसा आपको आपके बुढ़ापे में मिल रहा है, तो एक बार वो नेशनल इनकम में शामिल हो गया, इसलिए नेशनल इनकम में कहा जाता है कि डबल काउंटिंग नहीं होती है। नेशनल इनकम में हम दो बार किसी इनकम को ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि फिर एग्जैक्ट हमारी इनकम के पता नहीं चल पाएगा। तो ओल्ड एज पेंशन है, डोनेशन है, जो हमारा खुद का पैसा एक बार इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम, तो दोबारा नहीं होगा। डोनेशन जो है वो बिना मेहनत का पैसा है, तो इसलिए डोनेशन भी हमारा नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। स्कॉलरशिप, आपका पॉकेट मनी, ये सब क्या हुआ, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी और आपको पैसा मिल रहा, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो दो चीजें आप इसमें इंक्लूड नहीं होगी, एक तो ट्रांसफर पेमेंट और दूसरा आपका ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, स्कॉलरशिप, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दूसरा प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड है, कोई वस्तु एक बार जब प्रोडक्शन बना, उसका एक बार ऑलरेडी प्रोडक्शन पे हमारा नेशनल इनकम में उसकी इनकम शामिल किया जा चुका है, लेकिन अगर उसी वस्तु को दोबारा बेचा जाएगा तो वो सेकेंड हैंड गुड्स कहा जाएगा। इसके इनकम को भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तीसरी चीज, इनकम फ्रॉम सेल एंड शेयर डिवेंचर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे कोई मनी की बात नहीं हो रही है, सब पेपर पे काम हो रहा है। जो आप शेयर खरीदते हैं, कोई डिवेंचर्स लेते हैं, तो ये सारा चीज क्या पेपर है, तो पेपर वाली चीज आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मनी नहीं आए। जहां इनकम नहीं शो हो रहा तो उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पांचवी चीज कह रहा है कि इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड। अगर हम जैसे इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, अगर हम रेंट, हमारा खुद का मकान है, हम रेंट नहीं दे रहे, लेकिन रेंट इस पैसा से, इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में रख लिया, तो पैसा तो हम अपने आप को ही दे रहे हैं ना। तो अगर इंप्यूटेड वैल्यू, अगर सर्विस खुद को दे रहे हैं तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। खुद की कंजप्शन, खुद की अगर सर्विस हम कर रहे हैं तो वो हमारे इंक्लूड होगी। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट लाइक गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इस तरह का जो टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को हम देते हैं, ये आपके नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। तो ये 6 तरह की प्रिकॉशन आपको लेना है जो आपको नेशनल इनकम के लिए काम आएगा। अब अगर हम इसको इस तरह से बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को और टेरिटरी सेक्टर को। 3 सेक्टर में डिवाइड कर लिया। इसी प्रोड्यूसर को, ये प्रोड्यूसर जो है 3 सेक्टर की इनकम को पे करते हैं। ये पे करते हैं वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में और रेंट के रूप में। अब इसको ये कैसे डिवाइड कर रहा, इसका कुछ नाम दे दिया। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में, अभी इसके पहले मैंने बताया कि जैसे अगर वेज है, ये हमारा फैक्टर इनकम है, इसका नया नाम दे दिया गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और बाकी जो बचा इनकम, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसका नया नाम दे दिया गया ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम ओएस कहते हैं। शॉर्टकट में ओएस कहते हैं, इसको शॉर्टकट में सीओई कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक। और जो तीसरा जिसको एमआई कहते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद ही सब कुछ है, उसी का अपने मकान, अपना जमीन है, अपना पैसा है, अपने प्रॉफिट है, अपना वेजेस खुद है, सब लेबर भी वही है। तो ये सारी चीजों को जो इनकम होती है, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि इसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं, एमआई, मिक्स्ड इनकम। ठीक। ये 3 भाग में। अब इसी को कह रहा है कि तीनों चीज को, और ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे अब एमआई जो मैंने कहा कि हाँ, अब ये तीनों चीजों को हम जब डोमेस्टिक, इसी तीनों चीज को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। किसको? ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई और मिक्स्ड इनकम, इसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ये सारा चीजें हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब जब हम इनकम मेथड निकालेंगे, तो जब हमको एनडीपीएफसी निकालना होगा, तो हम क्या फॉर्मूला जनरेट यहां करेंगे? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम एमआई कहते हैं। तो ये 3 चीज को हम जोड़ेंगे इनकम मेथड में, तो हमारी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। और जब हम एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, तो हमारा इसके बाद एनएनपीएफसी निकालना होगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम एनएफआईए जो है उसको हम प्लस कर लेंगे उसमें, तो हमारा एनएनपी आएगा। देखिए, जब हम यहां सॉर्ट कर रहे हैं, ये एनएनपीएफसी लिखा, तो एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे, तो हमारा एनएनपी आएगा। तो पहले हम अपने डोमेस्टिक को निकालेंगे, जब डोमेस्टिक निकाल आएगा तो फिर हम कन्वर्जन करते हैं, तो हम एनएनपीएफसी निकाल आते हैं। ठीक। तो ये तीनों चीजें आपकी होगी क्लियर कि तीनों क्या क्या है, सीओई क्या है,
ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है और आपका मिक्स्ड इनकम क्या है। अब हम तीनों को जब एनडीपीएफसी निकालेंगे तो पहले हम सीओई को समझे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसको कहते हैं, उसमें वेजेस किस रूप में वेजेस आता है। वेजेस की बात करें तो वेजेस को भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि वेजेस एक हमारा जिसको सैलरी में होती है तो एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है। तो एम्प्लॉय जो है वो काम करने वाला एम्प्लॉयर जो नौकरी दिया हुआ है, तो जो एम्प्लॉयर है वो वेजेस जो काम कर रहे हैं वेजेस को, तो वेजेस वो तीन रूप में दे रहा, तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड कर रहा। एक तो वेजेस देता है सैलरी के रूप में जो कैश होता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। अगर आप मजदूर काम किया तो उसको कैश के रूप में मिला, या जो नौकरी कर रहा तो उसको महीने में सैलरी मिल रही तो वो कैश के रूप में हुआ। तो एक तो पेमेंट वेजेस के रूप में पहला ये हुआ। दूसरा पेमेंट जो हुआ वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अब कुछ सुविधाएं हर कंपनी कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है, अगर वो सुविधाएं के रूप में जैसे किसी कंपनी ने उस एम्प्लॉयर को गाड़ी दिया तो ये वह गाड़ी देने से क्या होता है, कहा कि तुम्हें घर भी चाहिए तो उसने घर भी दे दिया। तो इस तरह की जो सुविधाएं इसको हम काइंड कहते हैं, उनको इस तरह की सुविधाएं दिया है तो वो भी एक वेजेस और सैलरीज का पार्ट है। तो ये आपका सीओई में ही आएगा। अगर आपके इनकम मेथड में इस तरह से दिया होगा कोई वैल्यू तो इसको आप सीओई का पार्ट मानेंगे, चाहे वो कैश के रूप में वेजेस दिया हो और चाहे वो काइंड के रूप में वेजेस दिया हुआ है, ये दोनों चीजें सीओई का ही पार्ट है। तीसरा, एम्प्लॉयर क्या करता है, जैसे मान ली हमारी इनकम 100 रुपया है, हमारी इनकम 100 रुपया में कंपनी ने 10 रुपीज हमारे उसमें से काट कर 90 रुपीज हमें पे किया और 10 रुपीज हमारी एक और उसने फंड बनाया जिसमें हमारी 10 रुपीज को एज ए सोशल सिक्योरिटी के रूप में प्रोविडेंट फंड जो कहते हैं, भविष्य निधि, जो आप रिटायर होंगे तो आपका पैसा वो जो आपने कंपनी ने 10 रुपया जमा किया हर महीने में, वो पैसा रिटायरमेंट होने के बाद इकट्ठे आपको मिलेगा। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी व्यू ऑफ पॉइंट से कंपनी ने, इनकम तो आपकी 100 ही रुपया है लेकिन आप में से 10 रुपया उसने एक प्रोविडेंट फंड बना के आपके सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से उसने जमा कर दिया। तो ये भी आपका एक सीओई का ही पार्ट है जिसको हम वेजेस के रूप में ही मानेंगे, क्योंकि हमारे इनकम को ही वो बाइफरकेट कर रहा है। एक हमारे कैश के रूप में हमारी वेजेस को 3 कैटेगरी में किया, हमारी कैश के रूप में सुविधाएं देकर, गाड़ी और घर देकर, और तीसरा हमारे प्रोविडेंट फंड को देकर भी हमारी एक तरह से वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉइज को मदद कर रहा है इस तरह की चीजों को। तो ये सीओई का पार्ट होगा। तो जब आपको इनकम मेथड से जब सॉल्व करने को होगा तो आप इससे घबराएंगे नहीं कि हर जगह सीओई नहीं लिखा होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा होगा, तभी आप उसको करेंगे। उसको इस रूप में भी दिया रहेगा वैल्यू उसकी, तो आप इस तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि वो सीओई का पार्ट है। चाहे वेजेस सैलरी के रूप में कैश में हो, चाहे वो वेजेस वो काइंडनेस के रूप में हो, और चाहे उसके वो भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड के रूप में अगर वो पे कर रहा तो वो भी वो सीओई का ही पार्ट है। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं, अब बच गया क्या आपका, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब इसको हमने नया नाम इसने दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम को कैसे डिवाइड किया, तो एक तो इनकम हमारी होती है प्रॉपर्टी की और दूसरी इनकम होती है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी की अगर हमको कोई चीज हम अगर प्रॉपर्टी अपनी हम किसी को दिए हैं तो उसके बदले में हम रेंट लेंगे, तो ये हमारी एक इनकम हुई। और अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो अगर हमने पूरा दिमाग लगाया, मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ हम अपनी चीजों को दे रहे हैं कि उसको सारा चीजें को मैनेज करने के लिए, तो उसके बदले में हमको प्रॉफिट मिल रहा। तो एक तो प्रॉपर्टी फिजिकली आपने किसी को दिया जो आपकी पहले से आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको किराए पे दिया तो रेंट लिया, तो ये भी एक इनकम का पार्ट हुआ। लेकिन इसके अलावा जो आपका, आप एग्जांपल समझिए कि अगर कोई ऑथर है और उसने कोई किताब लिखी किसी पब्लिशर के लिए, तो पब्लिशर उसके बदले में उसको पेमेंट देगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अपना एक पार्ट उसने अपनी चीजों को यूज किया और उसके बदले में है तो वो भी रेंट का ही पार्ट, वो भी उसको उसकी मजदूरी ही दे रहा, लेकिन उसको हम रेंट नहीं कहेंगे, ऐसे पेमेंट को हम रॉयल्टी कहेंगे। कि जो ऑथर ने किताब लिखी किसी पब्लिशर के लिए, तो पब्लिशर उसके बदले में उसको जो पेमेंट करेगा उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो ये भी एक इनकम का पार्ट हुआ। तीसरा जिसको हम कहते हैं इसमें रॉयल्टी का इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट जो करा रहा। और चौथा जो है, अगर कैपिटल लगाया है, अगर हमने पैसा किसी को दिया है तो उसके बदले में हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो ये इंटरेस्ट जो लिया ये हमारी इनकम हुई। तो ये तीनों चीजें हमारी इस ऑपरेटिंग सरप्लस के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये 4 रूप में जो हमारी इनकम होगी वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस को, तो ये 4 चीज इस रूप में भी दिया होगा तो उसको ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट समझेंगे।
दूसरा, अगर एंटरप्रेन्योर अगर कोई है तो उसने क्या इनकम के रूप में लिया, प्रॉफिट लिया, उसको 100 रुपीज प्रॉफिट हुई। अब जब उसको 100 रुपीज प्रॉफिट हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा 100 रुपया आपको प्रॉफिट हुई है तो अब इसमें हम आपको टैक्स दो। तो इस टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट लगाती है। तो उसने 20 रुपया कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। अब उसके पास इनकम कितनी बची, क्योंकि हम इनकम को ही ऐड करेंगे, तो अब इनकम हमारे पास बची उस व्यक्ति उस प्रोड्यूसर के पास 80 रुपीज। अब 80 रुपीज को हम क्या कहेंगे यहां पे लैंग्वेज में, इसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि 20 रुपया उसने टैक्स दे दिया, उसके पास जो उसके बाद इनकम बच रही है तो उसको हम नाम से जानते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो कॉर्पोरेट टैक्स से पहले जो उसके पास प्रॉफिट था उसको कहेंगे बिफोर प्रॉफिट, बिफोर कॉर्पोरेट टैक्स। ये दो नाम से हम जानते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है। अब 80 रुपीज उसके पास आया तो 80 रुपीज में उसने कहा कि मेरे पास 80 रुपीज, तो मैं इसमें से कुछ पैसा उस डिविडेंड के रूप में हम उस कंपनी को दे सकते हैं। तो उसने 15 रुपया उस कंपनी को दे दिया, 15 रुपया डिविडेंड के रूप में। अब उसके पास बचा 65 रुपीज। इसी 65 को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटर्न अर्निंग। ये दो नाम से जानते हैं। जो 65 रुपीज जो उसके पास बचा उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहेंगे या उसको हम रिटर्न अर्निंग कहेंगे। तो ये सारी चीजों को हम ऐड करेंगे तो हमारा वो ले। तो देखिए, मैंने अगर नंबरिंग हम करें तो हमारा नंबरिंग ऐसे होगा कि हमने एक नंबर किसको दिया, जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो पहले नंबर पे हमने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया 20 रुपीज। तो देखिए इसको हमने एक नंबर पे रखा है। डिविडेंड जो हमने दिया, अब 80 रुपए में से हम 15 रुपया डिविडेंड दे दिया, उस कंपनी को कुछ हमने लाभ दे दिया, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आया। और रिटर्न अर्निंग जो है तीसरा नंबर जो मेरे पास बच रहा 65 रुपीज, तो ये तीसरे नंबर पे हुआ। तो ये प्रॉफिट को जनरली आपको याद कैसे बच्चे करते हैं कि प्रॉफिट को हम तीन कैटेगरी में, एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारी प्रॉफिट जो है तीन कैटेगरी में बटा हुआ है। एक तो है कि कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में हम दे दिए, दूसरा हमने डिविडेंड के रूप में दे दिया, और तीसरा हमारे पास जो बचा वही हमारा रिटर्न अर्निंग है, जिसको हम रिटर्न अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग कहते हैं, जो 65 रुपया बचा। तो ये प्रॉफिट का तीन पार्ट है जो इस रूप में आपको एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश की है। क्लियर? अब देखिए, अब एनडीपीएफसी हमको निकालनी है, नेशनल डोमेस्टिक इनकम निकालना है एट ए फैक्टर कॉस्ट। तो क्या फॉर्मूला है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीजों को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या डिवाइड कर दिया, ये देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और रॉयल्टी के रूप में हम ये हमारी इनकम आई। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में तो प्रॉफिट यानी कि बिफोर टैक्स एक हो गया, एक उसके बाद ये टैक्स हो गया, आफ्टर टैक्स डिविडेंड हो गया और रिटर्न अर्निंग हो गई। तो ये चार्ट बना दिया जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो। अब इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे जब नेशनल मेथड से, तो देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी निकालना है, और दूसरा निकालना है नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। तो पहले आप क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब ये निकल आएगा तो आप उसमें जो भी एनएफआईए दिया होगा या एनआईटी उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारा एनएनपीएफसी, देखिए आपको क्वेश्चन देखिए, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस कितना है 5000। तो वेजेस क्या है हमारा, वेजेस हमारा है सीओई। इंटरेस्ट क्या दिया 2000, ये हमारा किसका पार्ट है, ये ओएस, यहां लिखते जाएंगे, ये सीओई हुआ वेजेस। इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ, तो इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ओएस हुआ। रेंट क्या है, ये भी हमारा क्या है, ओएस है। एनएफआईए, ये तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रॉफिट टैक्स जो है ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि ये भी आपका ओएस का ही पार्ट है। ठीक। सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये रिटर्निंग अर्निंग जो बची हुई पैसा है, तो ये भी ओएस का ही पार्ट है जो एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट की बात करता है। मिक्स्ड इनकम यानी कि एमआई है, नाम से ही मैंने बताया, ये भी ऐड होगा। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटर्न अर्निंग यानी कि 500, ये देखिए बात किया। अब डिविडेंड भी दिया हुआ 1250, ये भी डिविडेंड भी क्या है, ये भी आपका ओएस का पार्ट है। अब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए, यानी कि सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो सीओई हमारा 5000, ये देखिए 5000। ओएस हमारा कितना है 2000, ये देखिए 2000। इंटरेस्ट हमारा है, और 1000 क्या दिया आपका ओएस रेंट ऐड कर दिया, और 6000 आपका क्या दिया, मिक्स्ड इनकम 6000 है। सबको ऐड हम कर दिए, और ये 2600 ये है, इसमें ऐड कर दिए
ये मिक्स्ड इनकम, 6000 ये आपका मिक्स्ड इनकम और 2600 सबको जोड़ दिया, इसको डिविडेंड और ये सब मिला के तो ये आ गया। तो आपके टोटल कितने आ गया, 16600 आपका आ गया एनडीपीएफसी। अब जब एनडीपीएफसी निकल आया तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6600 हमारा एनडीपीएफसी निकल आया था, ये एनडीपीएफसी 16600 प्लस एनएफआईए कितना दिया हुआ है, देखिए एनएफआईए -250, तो -250 में इसमें हम यानी कि प्लस करना था तो प्लस माइनस माइनस इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 16,350 आपका आंसर आ गया, यानी कि एनएनपीएफसी निकल आया। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट जीडीपीएफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक, अब देखिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ में एमआई दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 525, एनएफआईए -225, कंपनसेशन ऑफ यानी कि सीओई दिया हुआ है। पहले आप इस क्वेश्चन में इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये क्या है आपका ओएस है, ऐड होगा, एनडीपी अब निकालिए, एनडीपीएफसी क्या दिया हुआ था, ये देखिए 16, सीओई यानी कि सीओई क्या है 16,820, उसके बाद 4,700 ओएस दिया हुआ है, ऐड हो गया, और मिक्स्ड इनकम हमारी कितनी थी 5,265, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा 26,820 आ गया। अब जब हमारी एनडीपीएफसी निकल आया तो अब हम उसको जीडीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम उसमें ऐड कर देंगे 525 क्या दिया हुआ है 525 आपका डेप्रिसिएशन, उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा इतना निकल आएगा, ये जीडीपीएमसी। क्लियर। तीसरा देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब इसमें देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट। अब अगर ये तीनों चीजें ओएस का पार्ट हुआ यानी कि इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, ये तीनों ओएस हो गए, 640, 250 और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो अब इसको आप सॉल्व करिए, कंपनसेशन और भी दिया हुआ है। ये सारी चीजों को जब फिर यहां निकालेंगे तो ऐड करने के बाद जब इतना आ गया इसमें एनएफआईए ऐड कर देंगे तो एनएनपी निकल आएगा, एनएनपीएफसी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, एक सवाल ऐसे हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड। तो अब इसमें देखिए करंट ट्रांसफर फ्रॉम आरओ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 रुपीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज, वेजेस एंड सैलरी, सब चीज दिया हुआ है। अब आपको केवल उस अमाउंट को यहाँ पे इनकम मेथड में उसको ऐड करना है, फॉर्मूला बस यही रहेगा, एनडीपीएफसी निकालना है तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, और जब हमको एनएनपीएफसी निकालना है तो उसमें जो एनएफआईए दिया रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सीओई प्लस है इतना निकाल दिया, और जब एनएनपी निकाला तो उसमें हमने एनएफआईए को यानी प्लस हम करना था तो उसमें -30 दिया हुआ है, दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5,120 रुपीज आ गया। इसी तरह कैलकुलेट एनएनपी एमपी निकालना, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, एक बार करने से नहीं आ जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस, ये सारी चीजें वैल्यू दी रहेगी, और इसी को देखिए फिर यहाँ पे एनडीपीएफसी निकालना है तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। जैसे आपने प्रोडक्शन वैल्यू मेथड जब निकाल रहे थे तो उसमें क्या करना था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटर कंजम्पशन, ये उसका फॉर्मूला था जीडीपी एमपी निकालने के लिए। इसी तरह आप जब यहाँ जीडीपी एनपी निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे तो यहाँ पे सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एनडीपीएफसी निकल आएगा। और जब एनएनपी निकालेंगे तो उसमें एनएफआई और एनआईटी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एनएनपीएफसी निकल आएगा। फिर देखिए जीएनपीएमपी निकालना है बाय इनकम मेथड से, ये दिया रहेगा, सारी वैल्यू दी हुई है, रेंट दिया हुआ, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ये सब चीज दिया रहेगा। इसके बाद आप उसी फॉर्मूला पे देखिए मैंने निकाला है एनडीपीएफसी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई 400 सब वैल्यू ऐड कर दिए, और जब इसको जीएनपी हम निकालें एनडीपी तो जीएनपी क्या होता है, दोनों में हम डेप्रिसिएशन एनएफआई और एनआईटी को ऐड कर देंगे तो हमारा जीएनपी एमपी निकल आएगा। ये चीज हो गई। कैलकुलेट जीएनपी एमपी, सारी वैल्यू दी हुई है, इसको भी से देखिए फॉर्मूला इतना ऐड कर दिए निकल आया। जीएनपी निकालेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन एनएफआई, और जब भी आप
जीएनपी एमपी निकालेंगे तो उसमें एनएफआई याद रख लीजिए इसको कि जब आप मेन निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से एनडीपी डोमेस्टिक निकालेंगे। डोमेस्टिक आप जब निकालेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, आप सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई, और जब इसका एनएनपी निकालेंगे, जीएनपी निकालेंगे, तो इसी एनडीपीएफसी में हम डेप्रिसिएशन, एनएफआई और एनआईटी को हम ऐड कर देंगे जो वैल्यू आपकी उस डेटा में दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये भी सारी चीजें दी हुई हैं, ये भी देखिए सारे फॉर्मूले इसी पे हम ऐड कर दिया। बाय वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है तो ये ऐसे कर लेंगे, फिर इसको एनडीपी निकालेंगे मीडियम, और ये निकालने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। और दिस क्वेश्चन, तो आपका ये इनकम मेथड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इसको घर पे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये चीजें आ जाएंगी। कल हम बात करेंगे, आज आपके 2 मेथड हो गए और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका तीसरा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड हो जाएंगे तो आपकी नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे स्टार्टिंग से, वो थोड़ा टाइम टेकन होगा, वो हो सकता है 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का क्लास हो, लेकिन कल हम एक्सपेंडिचर मेथड इसी तरह से करके खत्म कर देंगे कि आपके नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। आपका एक वैल्यू एडेड मेथड हो गया जिसमें आप जीडीपी एमपी निकाल रहे थे, दूसरा आपका हो गया इनकम मेथड, और तीसरा कल हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सपेंडिचर मेथड से। थैंक यू।